Most welcome to all of the students in my online classes on social studies. For class 9, the first lesson is the French Revolution, Francis Kranti. The French Revolution is a landmark in the history of Europe and the world. जो फ्रांस की क्रांति हुई ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन बन गई, यूरोप के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी. इट इंडेड दी मोनार्कियल सिस्टम इन फ्रांस. इसने क्या किया, जो राजतंत्र था उसको खत्म कर दिया फ्रांस से. द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा क्या था, लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिकेम इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द न्यू एरा. और नए युग के लिए यही तीन चीज़ें ऑक्सीजन बन गई. क्या, लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, और लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके की, वी आर गोइंग टू स्टडी इन इट. इन 1774, 20 years old, लुइस 16th ऑफ द बर्बन फैमिली बिकेम द किंग ऑफ द फ्रांस. ऐसा हुआ कि 1774 में 20 years old एक राजा थे, लुइस 16 और बर्बन, वो बिकेम द किंग ऑफ द फ्रांस, फ्रांस का राजा बन गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट करिएगा. ही वॉज मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट, और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियट के साथ हुई. ड्यू टू द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एक्स्ट्रावेगेंट, ऐसा हुआ कि ज़्यादा दिनों तक युद्ध में रहने एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, और बहुत ही खर्चीला दरबार बनाए रखने के लिए. एट द प्लेस ही गॉट एन एम्पटी ट्रेजरी, तो उसका खजाना बिल्कुल खाली हो गया. तो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने यही सुना कि 1774 में 20 साल के राजा लुइस 16, ये बर्बन फैमिली थे, वो फ्रांस के राजा बने, और उनकी शादी ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंटोनियट के साथ हुई. और ये वजह क्या हुई, बहुत ज़्यादा ये लड़ाई में व्यस्त रहते थे, तो इनका खजाना पूरा खाली हो गया. लुइस 16 आल्सो हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. और इसका एक अहम काम क्या हुआ कि लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज, नई बस्तियों की मदद की. किस लिए, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए. द वॉर एडेड मोर देन 1 बिलियन लिवर्स टू द डेप्थ ऑफ मोर देन 2 बिलियन लिवर्स डेप्थ. तो इससे क्या हुआ, द वॉर एडेड मोर देन 1 बिलियन लिवर्स, यानी 1 बिलियन से ज़्यादा लीवर, इंटरनेशनल सिस्टम है, कर्जा हो गया, ऑफ मोर देन 2 बिलियन लिवर्स डेप्ट. पहले इनका कर्जा बढ़ गया 1 बिलियन, उसके बाद हो गया 2 बिलियन. देन द लीडर्स बिगैन टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन द लोन्स. और वहाँ के राजाओं ने क्या कर दिया, जो भी कोई कर्जा लेता था उस पर 10% इंटरेस्ट यानी ब्याज लगाने लगे. टू मीट द एक्सपेंसेस लाइक मेंटेन आर्मी, जैसे बड़ी आज इनको सेना रखनी होती थी, तो बड़ी सेना रखने के लिए क्या हुआ, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस. राज पे ये दबाव आ गया कि वो टैक्स बढ़ाएं, बट दिस मेजर वॉज नॉट सफिशिएंट एज ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट. और ये जो था थर्ड स्टेट के लिए सफिशिएंट नहीं था. बट टैक्स 3 स्टेट्स ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम वर. अब फ्रांस का बंटवारा 3 स्टेट में हुआ. पहला स्टेट क्या हुआ, पहला बंटवारा हुआ क्लर्जी, जिसको पादरी कहते हैं. द क्लर्जीज वर द ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च. इनका एक ही काम था, जो क्लर्जी स्टेट था, जो फर्स्ट स्टेट था, जिसको पादरी वर्ग भी कह सकते हैं, ये चर्च में रहते थे. दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाई बर्थ, और जन्म से ही उनको बहुत सारे विशेषाधिकार, लाइक जैसे एग्जम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस, एग्जम्पशन माने मुक्ति, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था टू द स्टेट. फर्दर द चर्च लेवीड अ टैक्स, और चर्च ने एक और टैक्स लगा दिया. लेवी माने लगा दिया क्या, टिथे, फ्रॉम दी पीजेंट्स, किसानों पे एक टैक्स लगा दिया, इसका नाम दे दिया टिथे. इसका मतलब 10th पार्ट लेते थे, विच कंप्राइज ऑफ द 1/10, यानी जो भी पैदा होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था उसका 1/10 था, इसीलिए इसको टिथे नाम दे दिया इन्होंने. ये आपको थोड़ा नोट करना है. टिथे मीन्स 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. और दूसरा वर्ग क्या था, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, यानी सज्जन लोगों का, बहुत ही अमीर लोगों का. इट कंसिस्ट ऑफ रिच अरिस्टोक्रेट पीपल ऑफ द स्टेट. इसमें कौन लोग आते थे, धनी लोग आते थे, और अरिस्टोक्रेट बहुत ही रईस लोग आते थे. दे आल्सो एंजॉयड द प्रिविलेजेस ऑफ द एग्जम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स टू द स्टेट. इनको भी टैक्स नहीं देना पड़ा स्टेट को, कोई भी ये टैक्स, यानी रिच लोग और अरिस्टोक्रेट जो लोग थे, ये स्टेट को कोई टैक्स नहीं थे. दे आल्सो एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, इनको भी विशेषाधिकार था, दैट इज फ्यूडल ड्यूज. फ्यूडल यानी संघीय कोई कर इन्हें नहीं देना था. दे
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी पीजेंट्स, और ये किसानों से एक टैक्स लेते थे, उसको फ्यूडल टैक्स कहते थे। कोई भी टैक्स ये ले सकते थे किसानों से, नेम देते फ्यूडल टैक्स। और तीसरा वर्ग जो था, थर्ड स्टेट, क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन। अब पहले में आपने देखा कि क्लर्जी वर्ग आ गया, ये चर्च में रहता था। दूसरे में रिच और अरिस्टोक्रेट आ गया। तीसरा जो बाकी जो बचे उसको थर्ड स्टेट का नेम दे दिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे इसमें कौन आ गए? बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स और लैंडलेस लेबर, ये सारे लोग थर्ड स्टेट में। दे हैड नो प्रिविलेज। सबसे अहम बात इनके साथ ज्यादती ये हुई, इन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं। दे हैड टू पे डायरेक्ट टैक्सेस, और ये इन्हें डायरेक्ट टैक्स देना होता, उसका नाम था टैले टू दी स्टेट। स्टेट को डायरेक्ट टैक्स देते थे, इसलिए टैले कहते थे। एज वेल अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन दी आर्टिकल्स ऑफ दी एवरीडे कंजम्पशन। और इस टैक्स के अलावा जो उनकी डेली की कंजम्पशन माने होती खपत, जो भी खपत उनकी होती थी, उस पर भी एक अलावा टैक्स देना होता था। लाइक साल्ट, टोबैको, जो भी खरीदते थे, जैसे नमक खरीदा तो नमक पर टैक्स, टोबैको खरीदी टोबैको पर टैक्स। पीजेंट्स मेड अप ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन, और फ्रांस की पॉपुलेशन 90% पीजेंट्स थी। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रांस का समाज कैसा था, और फ्रांस के समाज का बंटवारा देखा। पहला बंटवारा, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी वर्ग आता था। दूसरा, उसमें कौन आया था? रिच एंड अरिस्टोक्रेट। और जो बाकी बच गए वो थर्ड स्टेट। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।